बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हमने ये देखा कि कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। तो बेटा हमारे पास इसे हम डिटरमाइन किस तरह से करते हैं। डिटरमाइन करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पे जनरल मेथड की बात करेंगे। इसमें यह है कि हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है और बनाता है हाइड्रोजन और आयोडीन। इसे हम जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं 508 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन जो है उसे हम साथ साथ नोट करते जाते हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया है, हमने टाइम स्टार्ट किया, साथ साथ हम टाइम नोट करेंगे, साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल थी। फिर हमने क्या किया, रेगुलर टाइम इंटरवल, फिर 50 सेकंड, फिर अगले 50 सेकंड, फिर अगले 50 सेकंड, इस तरह से रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर हमने ये कंसंट्रेशन नोट की। और इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, टाइम और कंसंट्रेशन। यहाँ पे है चेंज इन टाइम और यहाँ पे दूसरी तरफ है चेंज इन कंसंट्रेशन। इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ग्राफ ड्रा किया। जब हमने ये ग्राफ ड्रा किया तो इस ग्राफ के अंदर जैसा कि वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एक फॉलिंग कर्व आई, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आई। जब यहाँ पे नीचे की तरफ कर्व आ गई तो ये ग्राफ आने के इस ग्राफ से हम क्या करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं। हमने पीछे रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। तो इस तरह से अभी हम अगर सपोज करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं, तो आप जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टाइम इंटरवल के ऊपर क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, या जिस एवरेज के ऊपर हम निकालना चाहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर स्केल रखते हैं, और स्केल रख के क्या करते हैं, उस कर्व के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो हमारे पास हमने एक इस तरह से लाइन लगा दी। इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, ये मैथ के अंदर आप पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। जब हमने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया तो टेंजेंट ड्रा करने के बाद हम इसके ऊपर साथ इसे हम एक राइट एंगल ट्राई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेंजेंट छोटा ड्रा करेंगे, बड़ा ड्रा करेंगे, आप किसी भी साइज़ की लेंथ जो है वो एक ड्रा कर लें, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, आप जितनी मर्ज़ी बड़ी जो है या जितनी मर्ज़ी छोटी लाइन ड्रा कर लें, उसके आंसर सेम आएंगे। अब इस लाइन के ऊपर जितनी भी आपने ड्रा कर ली, इसके ऊपर हम एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने इसकी तरफ यहाँ पे नीचे जो है वो क्या किया, एक लाइन ड्रा की और एक यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा की। इस तरह से हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, नीचे वाली साइड, जिसे हम बेस कहते हैं, इस बेस की जो लेंथ होगी वो हम यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे ये स्टार्ट कब हो रही है और एंड कब हो रही है, और यहाँ से हम चेंज इन टाइम जो है डेल्टा टी मालूम कर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन है, जो कि हम इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिपेंडिकुलर है। इस प्रिपेंडिकुलर की लेंथ से हम यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो हम मालूम कर लेंगे। इस तरह से हमें दो चीज़ें पता चल जाएंगी, एक हमें पता चल जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, दूसरा पता चल जाएगा चेंज इन टाइम क्या है। दोनों की रेशो लेंगे और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमने ग्राफ जो है, उस ग्राफ के बाद नीचे जो थ्योरी है वो थ्योरी इसी ग्राफ के बारे में है कि हमने क्या किया कि विद द पैसेज ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हमने जो है वो कंसंट्रेशन मालूम की, उसका ग्राफ ड्रा किया। उस ग्राफ की जो स्लोप है वो स्टार्ट के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्लोप की जो है वो कर्व की स्लोप कम होती गई, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो चुके थे। फिर हमने क्या किया, उसकी स्लोप निकालने के लिए कि जितनी स्लोप होगी उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, एंड के ऊपर स्टार्ट रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो हमारे पास हमने इस स्लोप को हमने मालूम करना है, और ये स्लोप मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। प्रिपेंडिकुलर में हमारे पास यहाँ पे आती है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन,
यहाँ से जो हमने मालूम की थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। और दूसरा हमारे पास बेस, ये नीचे वाली साइड, ये नीचे वाली साइड चेंज इन टेम्परेचर, वो हमने इसके साथ पुट किया। पुट करने से हमारे पास जो भी वैल्यू थी चेंज इन कंसंट्रेशन की वो हमने यहाँ पे पुट की। और नीचे टाइम 110 सेकंड, ये हमारा डेल्टा टी इस ग्राफ से निकला है, वो हमने पुट किया। तो हमारे पास इस है एक रिएक्शन की जो स्लोप की वैल्यू है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, वो निकल आई। इस तरह से हमने जिस भी पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, उसके राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और बनाने के बाद उन वैल्यू से हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अब इसमें ये तो था जनरल मेथड। इससे बाद हम इसके फर्दर मेथड देखेंगे कि हम फिज़िकली जो है वो हमारे पास किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके हमारे पास 5 मेथड्स बुक्स में दिए गए हैं। पहला है स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है कि हमारे पास एक ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास सिर्फ उन रिएक्टेंट्स के लिए ऊपर ये एप्लीकेबल है जो क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अब वो चाहे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हों या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी एक अगर क्या कर सकता हो, इन 3 तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता हो, तो हम उसको स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से मालूम कर सकते हैं। कैसे? सपोज करें ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारा कोई रिएक्टेंट है, उसमें रिएक्टेंट के अंदर जो था, सपोज करें स्पीशीज जो थी वो इन लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती थी। स्टार्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसके ऊपर जब लाइट फॉल की तो हमारे पास लाइट फॉल करने के नतीजे में लाइट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रिएक्टेंट कम होता गया, तो लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड से हम बता सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हम एक तरफ टाइम मालूम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस मालूम कर रहे हैं। जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जितनी एब्जॉर्बेंस कम उतनी कंसंट्रेशन कम। तो इस तरह से चेंज इन एब्जॉर्प्शन और चेंज इन टाइम से हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेंगे। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इसी तरह से ये वाला मेथड सिर्फ उन रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा जिसके अंदर आयंस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं रिएक्शन के ऊपर ये वाला जो मेथड है वो अप्लाई होगा। आप देखें जैसा कि हमने ऊपर देख बात की थी, दोनों में से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी एक जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता हो। यहाँ पे भी उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर अगर आयंस मौजूद हों तो हमारे पास जितने आयंस ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं। जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा उतनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ज़्यादा। अब दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है डायलेटोमेट्रिक मेथड। अब ये डायलेटोमेट्रिक मेथड हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा था। कुछ सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं, कुछ नॉन आइडियल होते हैं। कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये होते हैं कि अगर आपने क्या किया है, सपोज करें 5 जो है वो ml आपने रिएक्टेंट एक है और 5 ml दूसरा है, तो जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो 10 ml होना चाहिए। लेकिन हमारे पास सम टाइम ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट के जो हमारे पास वॉल्यूम है उनको ऐड करने से प्रोडक्ट का वॉल्यूम हो। सम टाइम वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, सम टाइम वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपने चैप्टर 9 में पढ़े हैं। तो इस तरह के सिर्फ वो वाले रिएक्शंस जिसमें वॉल्यूम चेंज होता हो सॉल्यूशन का, उस तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को हम डायलेटोमेट्रिक मेथड से चेंज इन वॉल्यूम से बता सकते हैं। जितना वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो रहा है उतना रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स में मूव कर रहा है। तो इस तरह से इन मेथड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं। उसके बाद है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड क्या है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे पास जब एक लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है। उसके बाद इसी तरह से डेंसर से जब वो लाइटर मीडियम में जाती है तो उसकी फिर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज होता है। इस तरह का आपने फिजिक्स में भी एक टॉपिक पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि जब हमारे पास उसमें से लाइट पास करती है तो उसकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है कि कितना वो डेंस है, कितना वो कम डेंस है। तो अगर हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज होता है,
ऐसे उन रिएक्टेंट्स ऐसे रिएक्शंस के लिए हम एक क्या करते हैं, एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करते हैं तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है उतना हम कंसीडर करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड ये है कि कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिक कहते हैं लाइट को, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब उनमें से जब लाइट को पास किया जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब जो एक लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में, अब प्लेन क्या है, अब एक्स वाई जी 3 प्लेन हैं, तीनों प्लेन पे नहीं, सिर्फ एक प्लेन पे, या वो एक्स एक्सिस पे जा रही है या वाई एक्सिस पे जा रही है या सिर्फ दी एक्सिस पे, एक प्लेन पोलराइज लाइट को जब उस लिक्विड में से, उस लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर में से पास करते हैं तो उनके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो उसे लेफ्ट में रोटेट कर देगी लाइट को, या वो राइट में रोटेट कर देंगे। तो कुछ कंपाउंड्स के अंदर जो है ये सलाहियत है कि वो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे पास सिर्फ वो वाले रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हों, सिर्फ वही जो हमारे पास रिएक्शंस हैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से उनका रेट हम निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब उसमें से लाइट को पास करते हैं, कंसंट्रेशन थोड़ी है तो वो उसने लेफ्ट या राइट जिस तरफ भी रोटेट करना है वो थोड़ा सा उसको रोटेट करता है। अब जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना उसका जो है वो एंगल बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी रोटेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल रोटेशन से क्या कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, फिर उस कंसंट्रेशन से क्या कर सकते हैं, हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हमारे पास किस तरह से है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। इस डायरेक्ट मेथड की हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सपोज करें एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में हमारे पास है एक एस्टर है, इथाइल एसीटेट है, इसको पानी में ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बनाता है एस्टिक एसिड और एथेनॉल। यहाँ पे जो है वो केमिकल रिएक्शन को हमने शो किया है, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, H पॉजिटिव मीन यहाँ पे एसिड हमने ऐड किया है जो कि कैटालिस्ट है, प्रोडक्ट बनता है एस्टिक एसिड और साथ में एथेनॉल। अब जो सारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने क्या करना है कि हमारे पास इसको केमिकली देखना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब केमिकली हमने करने के लिए सबसे पहले ये जो रिएक्शन है जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर इसमें से सैंपल लेना है और इसके अंदर हमने एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने स्टार्ट के अंदर एक ग्राफ ड्रा किया था सेम वैसा ही हम इसमें करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर acid act as a catalyst. After some time interval, a sample of reaction mixture is taken by a pipette and turned into 4 times volume of its ice cold water. The dilution and chilling stops the reaction. तो यहाँ पे सारी चीज़ को, तो इस सारी जो हम केमिकल मेथड है इसको अगर हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें, सपोज करें ये जो हमारा जो है रिएक्शन मिक्सचर है, ये रिएक्शन मिक्सचर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें इथाइल एसीटेट के अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। तो कुछ टाइम के अंदर हमने एक पिपट इस्तेमाल की, ये पिपट है, पिपट लैब के अंदर एक ग्लास अपरेटस है, एक छोटी सी ट्यूब सी होती है जिसकी मदद से हम स्मॉल वॉल्यूम जो है वो लिक्विड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम जो है वो डिप करके या सक्शन पंप की मदद से कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद उसके ऊपर फिंगर से प्रेस कर लेते हैं ताकि सक्शन क्रिएट हो जाए, उसके बाद दूसरे किसी जहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना होता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पिपट की मदद से कुछ रिएक्शन लिया रिएक्शन मिक्सचर लिया और उसे हमने क्या कर दिया, दूसरे खाली कंटेनर में डाल दिया। इस खाली कंटेनर में अगर आप यहाँ पे हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो ये फारवर्ड की तरफ मूव करता रहेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा उस रिएक्शन को। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको हम आगे फर्दर टेस्ट करना शुरू कर दें तो जितनी देर हमने टेस्टिंग में लगाएंगे उतनी देर तो और प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हमारे एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आएंगे। सबसे पहला काम है कि हमने इसको रिएक्शन को रोकना है, सीज करना है, ताकि जब तक हम टेस्ट कर रहे हैं ये रुका रहे, आगे की तरफ ना जाए। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 4 टाइम्स सपोज करें
ये 1 ml हमने सैंपल निकाला है, उसमें 4 ml जो है वो हमने पानी डाल देना है, डाइल्यूट कर देना है, और उसमें ठंडा पानी डालना है, चिल्ड वाटर डालना है, ताकि टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन सीज हो जाए। जब वो सीज हो गया, हमने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद उसे हमने फ्लास्क में ले लिया। अब इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास इथाइल एसीटेट मौजूद है, वाटर मौजूद है, एसिटिक एसिड मौजूद है और एथानॉल मौजूद है। वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे ऊपर इस इक्वेशन में मौजूद हैं, ये चारों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने इसमें से जो एसिटिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन मालूम करनी है। एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्ड NaOH के साथ। ये वाला एक अपरेटस है, इसे कहते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के अंदर हमने NaOH जो है वो मालूम ऐड किया हुआ है, जिसकी हमें मोलैरिटी पता है कि वो कितने मोलर हैं। जब उसकी हमें मोलैरिटी पता होती है तो उसे हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है। अगर हमें मोलैरिटी मालूम ना हो तो हम उसे स्टैंडर्ड नहीं कहते, हम कहते हैं ये सोल्यूशन है। अगर उसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी मालूम हो कि इतने मोलर है या इतने नॉर्मल है या इतने मोलल है, तो उसे हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। अब उस स्टैंडर्ड जो NaOH है उसको हम यहाँ पे जो मौजूद एसिटिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे ये इक्वेशन आती है, एसिड और बेस रिएक्शन होता है और साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास हम ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे ऐड किए जा रहे हैं। अब हमें कब पता चलेगा कि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मौजूद सारे का सारा एसिटिक एसिड जो है वो सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो चुका है? तो हमें तो नहीं पता चलेगा। इसे चेक करने के लिए कि हमारा रिएक्शन कब ख़त्म हुआ है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है जब उस एसिड में डालते हैं वो जस्ट लाइक वाटर, उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसमें बेस ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऊपर से हम बेस ऐड करते हैं, तो जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड रिएक्ट करते रहेंगे वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे एसिटिक एसिड ख़त्म होगा, जैसे ही ऊपर से नेक्स्ट ड्रॉप आएगा, तो ये सारे का सारा जो लिक्विड है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये बेसिक हो जाएगा। जैसे ही ये बेसिक होगा, यहाँ पे जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन क्या करेगा, आप लाइट पिंक कलर जो है वो शो करेगा। तो लाइट पिंक कलर इंडिकेशन है कि भाई आपका रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे हम मज़ीद NaOH ऐड करना रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास टैब है, इस टैब से हम इसको बंद कर देंगे ताकि फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड ना हो। तो मैं सारे को दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ से पिपट की मदद से हमने क्या किया, पिपट की मदद से कुछ रिएक्शन लिया, उसको हमने यहाँ पे ऐड किया, उसको 4 टाइम डाइल्यूट किया ठंडे पानी के साथ, और उसको हमने फिर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो किया। जैसे ही ये रिएक्शन सारे का सारा यहाँ पे एसिटिक एसिड ख़त्म हो गया, तो जब से ही फर्दर ड्रॉप यहाँ पे गिरा तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक होने की वजह से जैसे ही बेसिक होगा, हमें कैसे पता चलेगा बेसिक होगा, फिनोफ्थलीन जो है वो लाइट पिंक कलर शो करेगा, जो कि हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। इस एंड पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि हमने अभी टाइट्रेशन स्टॉप करनी है। जब टाइट्रेशन स्टॉप करने से हमें यहाँ से पता चला कि हमारे पास NaOH जो है उसका 1 मोल जो है सपोज करें कंज्यूम हुआ है, हमने उसके वॉल्यूम से उसकी मोलैरिटी मालूम कर ली। अगर इसका 1 मोल यूज़ हुआ है तो हम स्टिशोमेट्रिक कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, दूसरे की अमाउंट जो है वो मालूम कर लेंगे। अगर हमें एक का मोल पता है तो हम दूसरे के मोल मालूम कर सकते हैं। अगर एक का वॉल्यूम पता है तो हम दूसरे का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोल रिलेशनशिप से, हमने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता हैं तो हम एसिटिक एसिड के मोल्स मालूम कर लेंगे, और हमें जो है वो इस तरह से एक ख़ास टाइम के ऊपर मोल्स या कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड पता चल जाएगी। ये वाला रिएक्शन हम बार बार रिपीट करेंगे रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर। सपोज करें यहाँ पे हमने पहले 50 सेकंड के बाद सैंपल लिया, फिर अगले 50 सेकंड के बाद, फिर अगले 50 सेकंड के बाद, इस तरह से हमने जो है वो एक क्या करना है, एक जो है वो वैल्यूज़ का चार्ट बना लेना है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास एक तरफ टाइम था और दूसरी तरफ
कंसंट्रेशन थी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक चार्ट बन जाएगा। इस चार्ट के अंदर हमारे पास एक तरफ टाइम आएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ट बना लिया। उस चार्ट से फिर हमने एक ग्राफ ड्रा किया। अब आप कहेंगे ऊपर वाला ग्राफ में तो लाइन नीचे की तरफ आ रही थी क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का जो स्टार्ट ऑफ द टाइम था वहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यहाँ पे ये कर्व राइजिंग कर्व बनी। जब ये राइजिंग कर्व बनी तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम रेट निकालना चाहते हैं तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट जो है वो ड्रा करेंगे। ये टेंजेंट ड्रा किया, इस टेंजेंट को हमने राइट एंगल में कन्वर्ट किया। राइट एंगल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इधर से लेके इधर तक जितना टाइम होगा वो चेंज इन टाइम, और इधर से लेके इधर तक जितना हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। उस कंसंट्रेशन से फिर हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकाली जाती है, स्लोप इस तरह से निकाली जाती है कि हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। और इस परपेंडिकुलर में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और बेस में है चेंज इन टाइम। इन दोनों की रेशो लेंगे और रेशो लेने से हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मेथड थे। कुछ फिजिकल मेथड थे, कुछ केमिकल मेथड थे। ये थे बेटा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।